अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स का। ठीक है, 11 क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। तो वो हमारे पास है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, मोशन एंड फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं मोशन की बात करता हूँ ना, तो मोशन की बात करें तो फिज़िक्स की एक ब्रांच मेरे जहन में आती है, वह है काइनेमैटिक्स। अब ये जो काइनेमैटिक्स है, इसके मैं यहाँ पे दो पार्ट करता हूँ। काइनेमैटिक्स, इस काइने का मतलब होता है काइनेमैटिक्स, काइने का मतलब मोशन, और मैटिक्स का मतलब मैथ। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसमें हम मैथ यूज़ करते हैं, उस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, मैथ का, कैलकुलेशन का। तो मोशन में जब हम मैथ का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। अब मोशन जो होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है वन डायमेंशनल मोशन, इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। इसके अलावा फिज़िक्स में हम इसको कोलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है टू डायमेंशनल मोशन। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा सर्कल। सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो वो आगे अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है और ऊपर वाई एक्सिस की तरफ भी मूव करता है। इस तरह से एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रोजेक्टाइल की। तो यहाँ पे बॉडी जो ना वो आगे की तरफ भी मूव कर रही होती है और ऊपर की तरफ भी, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। तो ये टू डायमेंशनल मोशन की मिसालें हैं। इसके अलावा थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। फिज़िक्स में तो ये नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं गैस के जो मालिक्यूल्स हैं उसकी जो रैंडम मोशन होती है वो थ्री डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। गैस के मालिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन की मिसाल है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगली जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं वो वन डायमेंशनल मोशन के हवाले से होंगी। इस चैप्टर में हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे? वन डायमेंशनल मोशन के हवाले से आपको एक मुकम्मल सीरीज़ वीडियो की मिलेगी। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को एंड एक्सेलरेशन को। ठीक है, इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ये स्पीड और जो वेलोसिटी है ना, ये एक्सेलरेशन है, इनको डिस्कस करने से पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो दूंगा, बेसिक फार्मूले जो मैं आपको सिखा दूंगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको मोशन की जो डेफिनेशन है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखें, मोशन को डिस्कस करना है ना, मोशन की डेफिनेशन करनी है तो उससे पहले हमें रेस्ट की डेफिनेशन भी करनी होगी। अगर हमने मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना है तो साथ में रेस्ट का कॉन्सेप्ट भी लाजमी है। ये एक दूसरे के साथ लाजमा मलजूम है। ठीक है, तो बॉडी जो ना वो रेस्ट में कब होती है? एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में उस वक्त होता है जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो। ठीक है, सराउंडिंग से मुराद है कि मैं हूँ। ठीक है, एक बंदा जो ना वो मूव कर रहा है, बाहर बाइक पे जा रहा है या बस पे है, तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ आदमी गुजर रहे हैं, वो सारे के सारे दरख्त वगैरह सराउंडिंग हैं। तो वो अगर सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा हो तो वो रेस्ट में होता है। ठीक है, सॉरी, अगर पोजीशन चेंज कर रहा हो तो वो मोशन में होता है, और अगर अपनी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से चेंज ना करे तो वो रेस्ट में होता है। ठीक, अच्छा, अब मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन के बाद थोड़ा सा मैंने ये रिव्यू किया है। ठीक है, इसके बाद जो हम बेसिक जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, वो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। तो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? डेफिनेशन तो अब स्टूडेंट से जब पूछा जाता है तो इनका डिफरेंस बताओ, वो इजीली बता देते हैं, उनकी डेफिनेशन करते हैं, उसका यूनिट बता देते हैं, स्केलर है या वेक्टर है ये बता देते हैं, तो वो उनका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं मैंने पूछा अक्सर स्टूडेंट से कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, पता ही नहीं होता उनको। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है वो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल डिटेल से यहाँ पे आज बताऊँगा। तो अगर फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक आदमी जो ना वो ए से बी की तरफ मूव करता है, तो उसके पास डिफरेंट पाथ हैं। फ़र्ज़ कर लिया वो पहले ये वाला पाथ फॉलो करता है, पाथ 1, और फिर वो कहता है कि मैं इस पाथ पे जाना चाहता हूँ, पाथ 2, फिर वो कहता है कि मैं इस पाथ पे जाना चाहता हूँ, पाथ 3। या इस तरह कह लें कि एक बंदा जो ना वो फर्स्ट पाथ पे जाता है, दूसरा दूसरे पाथ पे जाता है, तीसरा बंदा थर्ड पाथ पे जाता है। तो आपके जहन में यही होगा ना कि जो थर्ड मैन है या थर्ड पाथ है, ये वाला ऑब्जेक्ट या बंदा जो जल्दी पहुंच जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये तीनों ही डिस्टेंस हैं, ठीक है। बॉडी जो भी पाथ फॉलो करेगी उसको हम डिस्टेंस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही डिस्टेंस हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास है, इसको देखते हुए मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखें पहले ऑप्शन में देखें, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। यहाँ पे देखें, जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करें, देखें जो डिस्टेंस है वो बड़ा भी हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ मैं लिखता हूँ छोटा, डिस्टेंस छोटा है डिस्प्लेसमेंट से, तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वो मैंने बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या कम से कम उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसका इसमें रिलेशन है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी रेशियो बताओ, रेशियो बताएं, तो फिर वो क्या होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस की और डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो क्या होगी। अभी आप लोगों ने देखा कि जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर इनकी रेशियो निकालनी हो तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। मतलब इनकी जो रेशियो है वो या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर देन होगी, ठीक है, 1 से बड़ी होगी। अब अगर एक बंदा जो ना, एक ऑब्जेक्ट इस रास्ते से ए से बी की तरफ आता है और एक ऑब्जेक्ट इस रास्ते से ए से बी की तरफ आता है, ठीक है। देखें इनका आपस में रिलेशन बताना है। ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे, ठीक है। अब इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन अभी हमने देखना है, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन यहाँ पे क्या होगा। देखिएगा, देखें ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। अब जो बॉडी है उसने हाफ सर्कल का डिस्टेंस मुकम्मल किया है। अब अगर हाफ सर्कल का डिस्टेंस किया हो तो वो होगा पाई आर, अगर मुकम्मल का किया हो तो वो 2 पाई आर होगा, ठीक है। मुकम्मल सर्कल का पाथ फॉलो करें, ठीक है, तो वो डिस्टेंस उसका कितना होगा
2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे हाफ है ना, सेमी सर्कल है, तो ये पाई आर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पे फर्ज कर लिया वो जो सर्कल है ना, सर्कल का यहाँ पे सेंटर है, तो इस तरफ भी ये रेडियस है, इस तरफ भी ये वाला भी रेडियस है, इन दोनों को ऐड करें r प्लस आर 2r, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये r से कैंसिल, डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट ये किसके इक्वल आ गया, π/2 के, ठीक है, π/2, बड़ा ही सिंपल है, आसान है। अब हम बात करते हैं क्यूब की। मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यूब बनाना तो नहीं आता, तो जैसे बना फिर भी ठीक है, गुजारा हो जाएगा। ये ए पॉइंट है और ये वाला मैं फर्ज कर लिया बी पॉइंट कहता हूँ, ठीक है। अब ये जो ए पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 0, मैं कहता हूँ कि मेरा एक जहाज़ है वो ए पॉइंट से शुरू होता है, पहले लॉन्ग एक्स एक्सिस जाता है, फिर लॉन्ग वाई एक्सिस जाता है, फिर लॉन्ग जी एक्सिस जाता है। मेरा जहाज़ ही ऐसा है ना कि पहले लॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर ऊपर लॉन्ग वाई एक्सिस और फिर लॉन्ग जी एक्सिस, ठीक है। तो फर्ज कर लिया जो ये वाली साइड है इसको मैं ए का नाम देता हूँ, तो क्यूब में सारी साइडें जो ना वो सेम ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बन जाएगा ए आई प्लस ए जे, ये वाला माइनस ये जी कंपोनेंट है पीछे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा ए के, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए से बी की तरफ जो ना वो हमने मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस कमरे का ये वाला ऊपर वाला कोना है ना, इसको सामने वाले ऑपोजिट नीचे वाले कोने के साथ मिलाना है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो ए बी हम फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों को ऐड करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए आई प्लस ए जे माइनस ए के, ठीक है। 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, यही चीज़ आएगी। अब इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया, तो इसका स्क्वायर, दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये इन तीनों 1 2 3 ये बन जाएगा 3a स्क्वायर। अब 3 का अंडर रूट, वैसे a स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो वो a आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्यूब का जो ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। क्यूब आ जाए तो क्यूब का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सर्कल की। देखिए एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये ए पॉइंट है और फर्ज कर लिया मैं यहाँ पे कहता हूँ ये बी पॉइंट है, ठीक है। और इसका हमने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, और ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा है। हमें नहीं पता कौन सा एंगल है कौन सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हमें पता है कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कोई भी हो। तो इसके लिए मैं एक आपको बेसिक फार्मूला ड्राइव कर देता हूँ, ठीक है। वो उस फार्मूले के तहत यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो हम पुट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वो हम फार्मूले की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे अलग बना देता हूँ। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये डी है। तो यहाँ पे हेड टू टेल रूल लगाएंगे। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, हेड टू टेल रूल में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, फर्स्ट कर ले इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको R2 कहता हूँ। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होती है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होता है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। यहाँ पे R2 जो ना वो रिजल्टेंट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस D इज इक्वल टू R2, और हमने मालूम करना है D, तो R2 माइनस R1, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है।
मैग्नीट्यूड लें तो वो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा, ठीक है, R2 R1 cos थीटा। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पे अंडर रूट भी आएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 और R2 है, तो यहाँ पे R1 R2 नहीं लिखना, आप लोगों ने सिर्फ R ही लिखना है क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, सेम है, ठीक है। यहाँ पे R आ जाएगा, R का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, 1 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दें, ठीक है। ये 1 + 1 2R स्क्वायर माइनस 2 R मल्टीप्लाई R स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से 2R जो ना वो कॉमन आ जाएगा, 2R स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस ये 2R स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 माइनस cos थीटा है ना, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा, इसकी जगह पे आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फार्मूला आएगा 2R स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा की जगह पे आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा की जगह पे क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 × 2 4R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडर रूट 4 का अंडर रूट लें, 2R स्क्वायर का अंडर रूट लें, R sin स्क्वायर का अंडर रूट लें, sin थीटा बाई 2, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला बन गया सर्कल के लिए कि बॉडी जो ना वो ए से बी की तरफ मूव करती है, यहाँ पे एंगल कोई भी हो वो यहाँ पे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ। तो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, फार्मूला मैंने क्या निकाला 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में फर्ज कर लिया मैं, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, तो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्ज कर लिया मैं एंगल कहता हूँ 120, ठीक है। वो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, एंगल यहाँ पे कितना है 120। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, फार्मूला बताया था 2R sin थीटा बाई 2, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 120 है, तो यहाँ पे एंगल जो है ना 120/2, यहाँ पे 120/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 60, 2R sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री कितना होता है 3√/2, 2 से डिलीट हो गया, बाकी रह जाएगा 3√ × R, ठीक है। तो ये आ गया कब 3√R डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब एंगल कितना होगा 120 का होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एंगल दिया गया हो 180 का, चलो मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी मूव करती है, ऐसे बी की तरफ ये सेंटर है, और एंगल कितना बन रहा है 180 का। तो यहाँ पे पुट करें, कोई भी एंगल दिया गया हो यहाँ पे पुट करें, ये फार्मूला है 2R sin थीटा की जगह पे आएगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 180/2, तो वो 180/2 कितना होगा sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 2R। ये मैंने पहले भी करके दिखाया था कि जो R और R को ऐड कर लेंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस और रेडियस को ऐड करेंगे तो ये 2R बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एंगल 90 का दिया गया हो, 30 का दिया गया हो, कोई भी एंगल दिया गया तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पुट करेंगे और इसकी वैल्यू लिख करके डिस्प्लेसमेंट ईजिली निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद होगी। अपना ख्याल रखिए और आप इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।